बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम लास्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो आपका आज का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट, आपको बताया गया था कि जब भी आप किसी भी प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में फिफ्थ ग्रुप या थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो बनेगा एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपने देखा था कि सिलिकॉन जो कि फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और वो अपने उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नेबर के साथ या नेबर में मौजूद सिलिकॉन एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर आप इसमें फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी सपोज करें इस जगह पर आकर बैठी। जब आपने फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड किया तो फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन 5 में से इस एटम के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो नेबर में मौजूद सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कर लेंगे, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने के बाद इस फिफ्थ के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री होगा और इसमें आपके पास कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करने से जो मटेरियल बनता है उसे बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलरली अगर आप इसमें फिफ्थ ग्रुप की बजाय ऐड कर देते थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी, तो थर्ड ग्रुप का जो एटम होगा उसके पास होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली जब सराउंडिंग में क्रिस्टल के जो सिलिकॉन एटम्स हैं उनके साथ जब ये थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी बॉन्डिंग करेगी तो यहाँ से 3 साइड्स पर तो इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब जो फोर्थ साइड है वहां सिलिकॉन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन तो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं कि ये इस साइड को कंप्लीट कर सके। सो थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ने आकर यहाँ एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया और एक स्टेबल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी अनस्टेबिलिटी जनरेट की कि इस स्ट्रक्चर में अब इस डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए सराउंडिंग में मौजूद जो बॉन्ड्स हैं उनमें से कोई एक इवेंचुअली ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन आकर इसको फिल करेगा। सो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि कंडक्टिव बिहेवियर स्टार्ट हो गया। सो थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करने से जो मटेरियल बना उसे आपने कहा था पी टाइप मटेरियल, और फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी जो कि डोनेट करती है एक अपना इलेक्ट्रॉन, उससे बनता है आपके पास एन टाइप मटेरियल। क्योंकि ये आपके पास डोनेट कर रही होती है अपना इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे कहा जाता है डोनर इम्प्योरिटी। और ये इम्प्योरिटी क्योंकि स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही होती है, इसके पास एक डेफिशिएंसी होती है और ये स्ट्रक्चर से कहती है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो ताकि यहाँ पर बॉन्डिंग कंप्लीट हो सके। सो ये इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, इसे कहा जाता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। सो जो आपके पास एन टाइप बना वो बनेगा बाय डोपिंग ऑफ फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी, और ये बनेगा बाय डोपिंग ऑफ थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, सो इसमें आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, और होल्स ऑब्वियसली इसके कंपैरेटिवली कम होंगे, तो आप कहेंगे होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप। जबकि पी टाइप में इसके ऑपोजिट होगा। पी टाइप में होल्स क्या होंगे? वो होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? वो होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। इसमें जो आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, सो उसे कहा जाता है डोनर इम्प्योरिटी। इसमें जो आप इम्प्योरिटी या एटम ऐड करते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर से एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसे कहा जाता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है एन टाइप और पी टाइप मटेरियल में। ये था आपका 6 शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कि 7th शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ होल्स बट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई?
डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, चाहे आपके पास एन टाइप मटेरियल है या पी टाइप मटेरियल है, दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एन टाइप या पी टाइप का मतलब ये नहीं है कि एन टाइप को नेगेटिवली चार्ज है या पी टाइप कोई पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है, क्योंकि आपने देखा कि चाहे आप एन टाइप या पी टाइप बनाएं तो आप जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो कोई आयनिक इम्प्योरिटी नहीं है, आप एक न्यूट्रल इम्प्योरिटी एटम ऐड कर रहे हैं। सो उस इम्प्योरिटी के ऐड होने से जस्ट बिहेवियर कुछ इस तरह का हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन या होल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपके पास उस स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी तरह डिस्टर्ब नहीं होंगे। सो सारे एटम उस स्ट्रक्चर में, चाहे वो पी टाइप है चाहे वो एन टाइप है, तो स्ट्रक्चर के सारे एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहते हैं, क्योंकि आपने ना तो उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज ऐड किया है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज। सो जब आप कोई चार्ज ऐड ही नहीं कर रहे एक्सेस में, तो ऑब्वियसली वहां पर किसी किस्म का ओवरऑल नेट चार्ज भी जनरेट नहीं होगा। सो अगर आपके पास इसमें स्पेसिफिकली पी टाइप से रिलेटेड पूछा गया है तो आप लिखेंगे इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एवरी एटम इज न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि उस पूरे स्ट्रक्चर में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है वो सेम है, सो देयर इज नो नेट चार्ज ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये सिर्फ पी टाइप, इसमें जो नाम है ये पॉजिटिव से नहीं, सिर्फ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका नाम पी टाइप रखा गया, अदरवाइज देयर इज नो नेट चार्ज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन व्हाई कलेक्टर इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज वाइडली यूज्ड इन एम्पलीफायर सर्किट। बेसिकली ये ट्रांजिस्टर से लिंक्ड एक क्वेश्चन है कि आपके पास जब ट्रांजिस्टर यूज होता है तो उसमें कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा यूज होती है। उसकी क्या रीज़न है जी? आपने ये एक ड्रॉ किया NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल, ये आपके पास एमिटर बेस जंक्शन है और ये कलेक्टर बेस जंक्शन है। मैंने आपको जब फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ाए थे तो वहाँ ये बात बताई थी कि ये एमिटर बेस जंक्शन हमेशा होता है आपके पास फॉरवर्ड बाइस्ड। सो आप कनेक्ट करेंगे जब बैटरी, तो आपके पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइड, तो ये एमिटर बेस जंक्शन क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस्ड। और जो आपके पास कलेक्टर बेस जंक्शन है ये हमेशा होता है रिवर्स्ड बाइस्ड। अब आपके पास क्योंकि ये जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड है तो इमिटर बेस जंक्शन का जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से वो क्या होगा? लो। और कलेक्टर बेस जंक्शन का क्योंकि रिवर्स बाइसिंग हुई हुई है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हाई होगा। सो इसमें जब ओवरऑल करंट फ्लो करता है तो वो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो कर रहा होता है, हाई रेजिस्टेंस की तरफ। क्योंकि इसमें मूवमेंट लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ है, सो इसमें जो वोल्टेज और करंट का गेन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसके गेन की वजह से जो पावर है, पावर भी ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट है, इसका गेन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और इस सिचुएशन में जो आपके पास कलेक्टर करंट आएगा वो इनपुट के करंट, जैसे आप बेस करंट भी कह सकते हैं, उसके कंपैरेटिवली बहुत ही इंक्रीज होकर आता था, क्योंकि आपने जो कलेक्टर बेस जंक्शन के साथ पोटेंशियल अटैच किया था, वो पोटेंशियल जिसको आप VCC कह रहे थे, वो फॉरवर्ड बाइस जंक्शन के इस पोटेंशियल के कंपैरेटिवली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल था, और ये स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कलेक्टर करंट को इंक्रीज कर रहा था। सो ओवरऑल जब भी आप NPN ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो इमिटर बेस जंक्शन की फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन की रिवर्स बाइसिंग आपको ये हेल्प प्रोवाइड करती है कि आप जब एक लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेंगे तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में आपके पास जो पावर गेन ऑफ दैट सिस्टम ऑफ दैट ट्रांजिस्टर होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा और आउटपुट इनपुट के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो ये था आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कि क्यों इसको वाइडली यूज किया जाता है, क्योंकि ये आउटपुट पर एम्प्लीफिकेशन बहुत अच्छी प्रोड्यूस करता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है व्हाई ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड करंट एम्प्लीफाइंग डिवाइस।
आप देख रहे हैं कि आपकी बुक में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेडली एक ही कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगेन वही बात पूछी जो अभी क्वेश्चन नंबर 8 में पूछी गई कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफाइंग डिवाइस क्यों कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप ट्रांजिस्टर की स्पेसिफिकली कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास जो आउटपुट पर कलेक्टर करंट है वो बेस करंट के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप इसमें जो करंट गेन का फार्मूला पढ़ा था वो देखें तो वो था रेशो ऑफ कलेक्टर टू बेस करंट। इसमें बीटा कहलाता है करंट गेन। अगर इसकी वैल्यू 100 है तो आप इस फार्मूला में जब 100 पुट करेंगे तो बनेगा कि कलेक्टर करंट बेस करंट के 100 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। सो इट मीन्स कि आउटपुट करंट इनपुट करंट के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। वाई ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एम्पलीफाइंग डिवाइस, तो उसकी रीज़न यही है क्योंकि ये आउटपुट का करंट बहुत ज़्यादा इनपुट के कंपैरेटिवली इंक्रीज कर देता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड करंट एम्पलीफाइंग डिवाइस। और इसमें जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एज एन एम्पलीफायर। और नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा अ डोप्ड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन हैज 10 टू पावर 10 एटम्स, यानी जो सिलिकॉन के एटम्स हैं उसमें वो 10 टू पावर 10 हैं। और इस सिलिकॉन में जो आपने इम्प्योरिटी ऐड की ट्राइवेलेंट एटम्स की उसका नंबर है 10। अब वो पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर देयर। एक बात आप नोट कर लें कि ये 25 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन करते हुए कंडक्शन बैंड में मूव कर सकें, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इतनी थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा कि वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सके। लेकिन जो आपने इसमें इम्प्योरिटी ऐड की है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी ऑब्वियसली इस प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में आकर होल्स को जनरेट करेगी और एक इम्प्योरिटी का एटम एक ही डेफिशिएंसी को जनरेट करेगा। सो अगर एक एटम एक डेफिशिएंसी या एक होल को जनरेट करता है तो टोटल आपने 10 एटम्स ऐड किए हैं, तो टोटल जो होल्स जनरेट होंगे वो भी ऑब्वियसली 10 ही होंगे। सो पहला पॉइंट यही लिखेंगे आप कि एट 25 डिग्री सेल्सियस the thermal energy is not sufficient to move electron from valence band to conduction band. और second point ये है from 10 trivalent atoms each atom contribute one hole, so total 10 holes are generated। और यही उसने पूछा था कि कितने होल्स वहां पर जनरेट होंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके लास्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका सिर्फ न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक लेक्चर रिमेनिंग है। सो नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।